हाय, मैं शिवानी अग्रवाल, आप सभी की दोस्त और होस्ट आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में ईवीएस का यूनिट सेकंड का वन शॉट लेकर मैं आपके साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। बहुत ही अच्छा यूनिट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2023 के एग्जामिनेशन के लिए, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो तो एक्सप्लेन करूँगी ही, साथ में ये भी बताऊँगी कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन में बनेंगे और कहाँ कहाँ से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अराइज होंगे, ये भी बताएंगे। तो आइए बिना देर करे यूनिट 2 के सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है टाइप्स। वाटर रिसोर्सेज, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, वाटर रिसोर्सेज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा का पूरा टॉपिक और इसके अंदर आने वाले जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन्हें 7 मार्क्स के लिए तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बताऊंगी, हालांकि वो इस यूनिट से कंसर्न नहीं है, फिर भी आपको बता देती हूँ जो लोग नहीं सुन पाए हैं। यूनिट 3 वाटर रिसोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन, ये दोनों टॉपिक के बिना इस बार का पेपर सेट नहीं होगा। आप प्लीज़ ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक वाटर रिसोर्सेज की, तो यहाँ से जो है फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर, ये बी सेक्शन में इस बार पूछा जाएगा। पिछली बार ये जो क्वेश्चन है वो ए सेक्शन में आया था, लेकिन इस बार ये बी सेक्शन में आने वाला है। और अगर हम बात करें वाटर बॉर्न और वाटर इंड्यूस्ड डिजीजेस की, तो ये क्वेश्चन आपका ए सेक्शन में बनेगा 2023 के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। आगे चलते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, मटेरियल साइकिल्स, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल्स। अगर हम बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो इस बार के 2023 के एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स में आएंगे। एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये ए सेक्शन में आएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है डिफरेंसेस आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आगे चलते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अवेलेबिलिटी, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन ऑन सोसाइटी। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन ऑन सोसाइटी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 2023 एग्जामिनेशन। तो आइए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं किस तरह से हमारा टॉपिक क्लियर करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, मीनिंग क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे मटेरियल्स हैं, वो सारे सब्सटेंसेस यानी पदार्थ हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो मतलब होते हैं नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से ही जो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला एक कीवर्ड बनेगा यहाँ पर, एग्जिस्ट नेचुरली इन द एनवायरनमेंट एंड आर कंसीडर्ड वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि एंड आर कंसीडर्ड नहीं भी लगाएंगे, एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स या आर कंसीडर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो फिर से देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। वो सारे मटेरियल्स, वो सारे सब्सटेंसेस दैट आर एग्जिस्ट नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, वो जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं। These resources are used to meet various human needs. ये रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज़ क्या होता है, बहुत सारी ह्यूमन आवश्यकताओं को, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को मीट का मतलब यहाँ पूरा करने के लिए, बहुत सी ह्यूमन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और कहाँ करा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए इनका यूज़ करा जाता है। यानी नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ एक तरफ ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं, वहीं इनकी मदद से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी प्रोसीड करती हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। Natural resources can be categorized into different types such as air, water, minerals, forest, land and energy resources. For that you may have this kind of diagram or this kind of diagram आप बना सकते हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। जैसे कि या एग्जाम्पल जो है नेचुरल रिसोर्सेज के वो क्या हैं, एयर है ना, वाटर है, फॉरेस्ट है, लैंड अपने आप में, सॉयल जो है, लैंड, सॉयल, मिनरल्स हैं। तो ये सारे जो है ये आते हैं आपके इसमें। अब आता है हमारा, आगे चलते हैं हम
आगे हमारा आता है दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अभी तो हमने ऊपर बताया था कि ये ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। आगे देख लेते हैं इनका क्या यूज़ है। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम्स। तो जो इकोसिस्टम्स की ओवरऑल फंक्शनिंग है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट यानी कि सतत प्रबंधन। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब है सतत प्रबंधन। तो प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है उसका तारतम्य चलता रहे, उसका सीरियल टूटे ना, उसके लिए भी ज़रूरी है उसके वो जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? टू एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए उनकी अवेलेबिलिटी बनी रहे, यानी नेचुरल रिसोर्सेज आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बने रहे, जैसे तेल बना रहे, वाटर बना रहे, एयर बना रहे। इसके लिए क्या इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना होगा और कंजर्वेशन करना होगा नेचुरल रिसोर्सेज का। आगे चलते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन करा है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 2 मार्क्स में आ सकता है ए सेक्शन में, कि नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिगेन की जा सकती हैं, दोबारा से इनकी प्राप्ति की जा सकती है बाय द एफर्ट्स ऑफ पीपल आफ्टर दे गेट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब ख़त्म होना। एक बार जब ये ख़त्म हो जाए तो इनको रीगेन किया जा सकता है, जैसे कि एनिमल्स है, फ्रेश एयर है, फ्लैश का मतलब मीट मांस, एयर है, वाटर है, लैंड है, प्लांट्स है। इनको कैसे क्या कर सकते हैं हम? ये रिगेन करा जा सकता है, उनकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा। तो क्योंकि इन्हें रिगेन किया जा सकता है इसलिए इन्हें रिन्यूएबल कहते हैं। और ये जो है नॉन रिन्यूएबल जो है वो स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में, क्वांटिटी का मतलब कम मात्रा होता है। तो ये बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा की जगह अमाउंट भी लिख सकते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल हैं और नेवर बी रिगेन्ड। इनको कभी भी रिगेन नहीं किया जा सकता, ना तो अर्थ से ना ही ह्यूमन बीइंग से, अगर वे एक बार ख़त्म हो जाएं। जैसे कोयला अगर ख़त्म हो जाए तो आप रिगेन नहीं कर पाएंगे, पेट्रोलियम अगर ख़त्म हो जाए तो आप रिगेन नहीं कर पाएंगे, मिनरल्स और मेटल्स। तभी तो इन्होंने कहा है कि क्या है, अगर हम चाहते हैं कि इनकी अवेलेबिलिटी फ्यूचर जनरेशन के लिए बनी रहे तो हमें क्या करना होगा? सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना होगा और क्या करना होगा? हमें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करना होगा। आगे आता है रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों का डिप्लीशन जो है, क्षय जो हुआ है, जो पतन हुआ है, जो गिरावट आई है इसमें, वो उसके लिए क्या क्या रीजंस जिम्मेदार हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दोहन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है दोहन, आवश्यकता से अधिक दोहन। एक्सेसिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यानी अतिशय यूज़ करेंगे, आवश्यकता से अधिक यूज़ करेंगे, बियॉन्ड देयर रीजनरेटिव कैपेसिटी, अगर हम उनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी के बाहर जाकर, यानी उनकी जो दोबारा से जनरेट करने की क्षमता है उसके बाहर जाकर उनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा? डिप्लीशन होगा, क्षय होगा। दिस इज़ पर्टिकुलरली कॉमन इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स। ये बेसिकली पर्टिकुलरली कॉमन है नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनके अगर केस में देखा जाए, तो अगर हम उनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी से आगे जाकर उनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे। एक्सेसिव की जगह जो बच्चे नहीं याद कर पाएँ वो ओवर यूज़ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो जाएंगे। अगला जो रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट का क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट को काटते जाते हैं फॉर एग्रीकल्चर, या तो एग्रीकल्चर के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो इससे क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और इससे फॉरेस्ट रिसोर्सेज रिड्यूस होते जाते हैं। अगला आता है पॉल्यूशन एंड कंटामिनेशन, प्रदूषण और दूषण। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर, वाटर और सॉइल का जो पॉल्यूशन हो रहा है किसके कारण से? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण से, या फिर कह लीजिए कि इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के कारण से। तो इससे भी जो है क्या हुआ है? नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हुआ है, पतन हुआ है। तो पॉल्यूशन और कंटामिनेशन भी जिम्मेदार हैं नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन के लिए।
आगे आते हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या इवन सॉइल पॉल्यूशन हो। अगला आता है हमारा क्लाइमेट चेंज, अल्टरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स। जो ग्लोबली क्लाइमेट पैटर्न्स में अल्टरेशन आए हैं, बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, किसके कारण से? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनसे भी हमारा क्या हुआ है? नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ है। अगला आता है अर्बनाइजेशन एंड लैंड कन्वर्जन। जो हमने लैंड कन्वर्जन करा है, जैसे आपने देखा होगा फॉरेस्ट लैंड का प्लॉटिंग में हो रहा है कन्वर्जन, प्लॉट्स बनते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, या अर्बनाइजेशन जो लार्ज क्वांटिटी में एक्सेसिवली जो लोग नगरों की तरफ भाग रहे हैं, चाहे वो जॉब के कारण से हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो उसके कारण से भी जो है प्राकृतिक संसाधनों का डिप्लीशन हुआ है। अब आता है जो कि मैंने आपको बताया था, वाटर रिसोर्सेज 7 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसोर्सेज होते क्या हैं? वाटर रिसोर्सेज रेफर टू द अवेलेबल सोर्सेज ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर के अवेलेबल सोर्सेज हैं, अब ये वाटर कैसा होना चाहिए? जो कि वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करा जा सके, जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूजेबल हो, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए यूजेबल हो, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अवेलेबल हो, मतलब यूज़फुल हो, यूटिलाइज करा जा सके, और जो एनवायरनमेंट की नीड को पूरा करने के लिए यानी प्लांटेशन वगैरह के लिए अब यूज़फुल हो। ऐसे इन सभी पर्पसेस के लिए जो वाटर यूज़फुल हो, ऐसे वाटर की अवेलेबिलिटी को, ऐसे वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। रिवर्स रिसीव, अब कौन कौन से हैं? दीज रिसोर्स इंक्लूड बोथ सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। इन रिसोर्सेज में दोनों ही आते हैं, सरफेस वाटर भी आता है और ग्राउंड वाटर भी आता है। सरफेस वाटर भी आता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, और ग्राउंड वाटर भी इसमें आता है। तो जब हम वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा? सरफेस वाटर आएगा, और क्या आएगा? ग्राउंड वाटर भी इसमें आएगा। आगे आता है लेक्स। लेक्स जो हाँ, अब ये होती क्या, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं वाटर रिसोर्सेज में। रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेनफॉल, स्नो मेल्ट एंड ट्रिब्यूटरीज अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज। जो ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज का 50% है वो कहाँ से आया है? या तो रेनफॉल से आया है, या स्नो मेल्ट का मतलब है बर्फ़ के पिघलने से आया है, मेल्ट का मतलब पिघलना, और ट्रिब्यूटरीज का मतलब है सहायक नदियों से आया है। तो नदियाँ, सहायक नदियाँ, और बर्फ़ के पिघलने, रेनफॉल से जो वाटर आया है, जो वाटर कलेक्ट होता है रिवर्स में, वो लगभग ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज का 50% जो है हमें कहाँ से मिलता है? रिवर्स से। और रिवर्स में पानी कहाँ से आता है? रेनफॉल से, स्नो मेल्ट से और ट्रिब्यूटरीज से, यानी कि सहायक नदियों से। आगे आते हैं लेक्स। लेक्स आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। लेक्स जो हैं वो वाटर की लार्ज बॉडीज़ हैं, फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से फॉर्म हुई हैं, बनी हैं। तो जियोलॉजिकल प्रोसेस यानी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से बनने वाली वाटर की लार्ज बॉडीज़ लेक हैं। इनसे भी ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज का 20% जो है वो इनसे आता है। रिजर्वायर्स, रिजर्वायर्स का मतलब है जलाशय। रिजर्वायर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि कृत्रिम वाटर बॉडीज़ हैं, जो कि डैम्स द्वारा क्रिएट की गई हैं, बांधों द्वारा क्रिएट की गई हैं। स्टोर वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, इसमें वाटर को हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए स्टोर करते हैं। और अकाउंट फॉर अबाउट 5% ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज। इन रिजर्वायर्स से भी वाटर रिसोर्सेज का 5% जो है वो इनमें है। तो ये आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें हम वाटर बहुत सारे पर्पसेस के लिए गैदर करते हैं, स्टोर करते हैं। ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट वाटर। अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस जो है उसमें बहुत सारा वाटर स्टोर होता है, और इसेंशियल सोर्सेज ऑफ फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो इसेंशियल सोर्सेज हैं ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए, वो ग्राउंड वाटर से मिलते हैं। लगभग 30% जो है वो ग्राउंड वाटर, जो 30% ग्लोबल वाटर का है वो ग्राउंड वाटर के रूप में हमें मिलता है। वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट,
द क्वालिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट टू कंसीडर। वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट जो है वो बहुत बड़ा इशू है कंसीडर करने के लिए। वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें क्या आता है, इट रेफर्स टू द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर दैट डिटरमाइन इट्स सुटेबिलिटी फॉर यूजेस। इसमें क्या आता है, वाटर का केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। ये कौन कौन सी हैं? पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। वाटर क्वालिटी फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस शुड मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। ड्रिंकिंग वाटर जो है, वाटर क्वालिटी फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, पानी पीने के पानी के पर्पस से वाटर क्वालिटी जो है उसमें स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होने चाहिए एंड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल कंटामिनेंट्स। और ये जो है हार्मफुल, जो हानिकारक प्रदूषक हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनसे फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर हार्मफुल कंटामिनेंट्स हुए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए तो वो हेल्थ रिस्क को पोज करते हैं, उठाते हैं। केमिकल कंपोजिशन, मतलब वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट को जब हम निर्धारण करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। वाटर क्वालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस सच एज डिजॉल्व्ड मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड पॉल्यूटेंट्स। वाटर क्वालिटी जो है वो प्रभावित होती है किससे? इन सब पदार्थों के, इन सब सब्सटेंसेस के प्रेजेंस से, जैसे कि डिजॉल्व्ड मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पॉल्यूटेंट्स। तो ये नहीं होने चाहिए। अब आता है बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेंट्स। वाटर क्वालिटी इज असेस्ड। असेस्ड का मतलब निर्धारण करना, चेक करना। वाटर क्वालिटी का निर्धारण कैसे होता है? फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ को जन्म देते हैं। यानी अगर वाटर में बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस होगी तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ को जन्म देंगे। और वाटर की क्वालिटी का निर्धारण जो है उसको करने में हम ये भी ध्यान रखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस ना हो, क्योंकि अगर बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस होगी तो वाटर बॉर्न डिजीज़ को जन्म मिलेगा। इकोसिस्टम हेल्थ। वाटर क्वालिटी अफेक्ट्स द हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय जीव जंतु, एक्वेटिक का सिस्टम, तो जलीय जीव जंतु क्योंकि जल से डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, तो वाटर क्वालिटी जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम की हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करती है। It is important to maintain the quality of water bodies to support aquatic life and preserve ecological balance। तो ecological balance को संरक्षित करने के लिए और aquatic life को support करने के लिए भी water quality या water bodies की quality को maintain करना बहुत ज़रूरी है। अब आता है water borne diseases। water borne diseases जो हैं 2 मार्क्स में आ सकता है। तो एक तो इसमें जो है नाम आ सकते हैं कि कौन कौन सा जो है water borne diseases हैं। बहरहाल हम देख लेते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ की डेफिनेशन। ये है इसकी डेफिनेशन। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं? वो सारी इलनेसेस हैं, वो सारी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, इलनेसेस हैं caused by the consumption और एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड वाटर। तो ये वो सारी इलनेस जो कंटामिनेटेड वाटर को यानी प्रदूषित वाटर को, दूषित वाटर को के एक्सपोजर या दूषित वाटर की खपत यानी पीने से, ग्रहण करने से होती हैं। बेसिकली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं ये या तो कंटामिनेटेड वाटर को कंजम्पशन करने से होती हैं या फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ तब भी होती हैं जब कोई खाना कंटामिनेटेड वाटर में कुक किया जाता है, तो उस कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा कुकड खाने से के कंजम्पशन से भी वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं। These diseases are typically caused by pathogenic organisms। ये जो डिजीज़ हैं वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा भी होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ दैट कंटामिनेट द वाटर सप्लाई। जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ वाटर सप्लाई को कंटामिनेटेड यानी दूषित कर देते हैं।
When contaminated water is ingested, जब contaminated water ingest करा जाता है, ग्रहण किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है उसका, या और comes into contact with the body, या फिर वो बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हैं और इससे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ के: कॉलरा, टाइफाइड फीवर, डायरिया और हेपेटाइटिस ए। तो ये याद रखिएगा आप। प्रिवेंटिंग वाटर बॉर्न डिजीज़ इन्वॉल्व्स एंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर। वाटर बॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट यानी कि रोकने का उपाय है एंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर्स, क्लीन और सेफ वाटर का एक्सेस किया जाए। प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, प्रॉपर साफ़ सफाई, सैनिटेशन का मतलब है साफ़ सफाई का अभ्यास करा जाए और इफ़ेक्टिव वाटर ट्रीटमेंट मेथड को अप्लाई किया जाए। अब आता है वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेज। सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको देखनी होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए सेक्शन में आ सकता है। वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेज क्या है? वो सारी हेल्थ कंडीशंस हैं जो एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ वाटर, जो वाटर के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर से आती हैं, ऑफन ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑफन बेसिकली अक्सर ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा या पुअर सैनिटेशन प्रैक्टिस के द्वारा जब हम ज़्यादा एक्सपोजर होता है हमारा वाटर में, तो ये जो है वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेज हमें अटैक करती हैं। अब यहाँ पर ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने योग्य है। These diseases are not directly transmitted through water ingestion। इंजेक्शन का मतलब है ग्रहण करना। तो ये जो डिजीज़ हैं वो वाटर को डायरेक्टली ग्रहण करने से नहीं होती हैं, बल्कि कैसे होती हैं? बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ और कंडीशंस। बट ये डिसीजेज वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ या वाटर रिलेटेड कंडीशंस के कारण से जन्म लेती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर, ये फिर अगेन इम्पॉर्टेंट है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेज आर स्किन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि श्वास संबंधी इलनेस, और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज और वाटर रिलेटेड इंजरीज। प्रिवेंटिंग वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेज इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द अंडरलाइंग काजेज, जैसे कि इम्प्रूविंग सैनिटेशन प्रैक्टिस, साफ सफाई की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करा जाए। मेंटेन प्रॉपर इंडोर वेंटिलेशन, प्रॉपर इंडोर वेंटिलेशन को मेंटेन करा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल अलग है। कंट्रोलिंग मॉस्कीटो ब्रीडिंग साइट्स, मॉस्कीटो जहाँ जन्म लेते हैं उन साइट्स को कंट्रोल करा जाए, उनकी रोकथाम करी जाए। कंट्रोलिंग का मतलब रोकथाम, ठीक है। प्रमोटिंग वाटर सेफ्टी मेजर्स, वाटर सेफ्टी मेजर्स को प्रमोट करा जाए। एंड एंश्योरिंग सेफ वाटर एनवायरनमेंट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। रिक्रिएशनल का मतलब है मनोरंजनात्मक, यानी कि वही जो आप समझ रहे हैं, यानी कि पूल्स वगैरह में या जो वाटर पार्क्स हैं उनमें सेफ वाटर एनवायरनमेंट को एंश्योर करा जाए। कई बार वहाँ से बहुत सारी वाटर इंड्यूस्ड डिजीजेस लग जाती हैं। अब ये है फ्लोराइड और आर्सेनिक। पिछली बार तो आया ही है, अब कि मुझे बी सेक्शन में आता हुआ लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में हमने और भी बहुत ही लेंथ में डिस्कस करा है। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि 2023 के और सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से मैंने अपने आप से तैयार करा है। 3-4 दिन की मेहनत लगी थी, तो आप वो देख लीजिएगा। उसको देखने से आपके बहुत सारे एस्पेक्ट क्लियर हो जाएंगे और वहाँ से आपको कम से कम 30 मार्क्स का, मैं तो कम से कम बता रही हूँ, 30-40 मार्क्स का आपको लगेगा इस बार भी। फ्लोराइड और आर्सेनिक जो हैं वो दो कंटामिनेंट्स हैं, दो प्रदूषक हैं दैट कैन बी प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट रहते हैं और हेल्थ रिस्क को उठाते हैं। Excessive fluorides levels in drinking water can cause dental fluorisis and skeleton fluorisis। जो ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेसिव फ्लोराइड लेवल है उससे दो चीज़ें होती हैं, दो बीमारियां होती हैं, एक तो डेंटल फ्लोराइसिस और एक स्केलेटल फ्लोराइसिस। डेंटल फ्लोराइसिस क्या है इसको देख लीजिए। डेंटल फ्लोराइसिस लीड्स टू टूथ डिस्कोलरेशन। डिस्कोलरेशन का मतलब है मलिन होना, बीमार होना, गंदा हो जाना। डेंटल फ्लोराइसिस में क्या होता है कि जो दांत हैं वो मलिन पड़ जाते हैं, उनका डैमेज हो जाता है। वाइल स्केलेटल फ्लोराइसिस, स्केलेटल में फ्लोराइसिस में क्या होता है, इससे बोन्स और जॉइंट्स को में प्रॉब्लम आती है। acceptable fluoride levels in drinking water vary।
ड्रिंकिंग वाटर में जो एक्सेप्टेबल फ्लोराइड लेवल है वो वेरी करता है, यानी अलग अलग होता है, बट टिपिकली इसकी रेंज कितनी होती है ये देखिए बहुत अच्छा है। इसकी रेंज जो है 0.5 टू 1.5 ppm होती है, यानी अगर किसी ड्रिंकिंग वाटर में 0.5 से 1.5 ppm तक फ्लोराइड लेवल है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक अकर्स नेचुरली इन रॉक्स। आर्सेनिक जो है वो प्राकृतिक रूप से रॉक्स में, सॉयल में और ग्राउंड वाटर में आता है। ड्रिंकिंग वाटर विद हाई आर्सेनिक लेवल कैन लीड टू स्किन लेसियंस, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज एंड एन इंक्रीज कैंसर रिस्क। अब देखिए, अगर किसी वाटर में आर्सेनिक लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इससे क्या होता है? इससे प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती हैं। और कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं? स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज अराइज हो सकते हैं और कैंसर का इंक्रीज रिस्क हो सकता है। द रिकमेंडेड गाइडलाइन वैल्यू फॉर आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर इज़, ये जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा कि देखिए, एक तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि फ्लोराइड का लेवल इतना हो सकता है और आर्सेनिक में इतना हो सकता है। रेमेडिएशन एंड प्रिवेंशन, क्या क्या रेमेडी है और प्रिवेंशन है? ट्रीटमेंट मेथड्स लाइक कोएगुलेशन, filtration and adsorption can remove fluorides and arsenic from water sources. वाटर सोर्सेज में अगर आपको फ्लोराइड और आर्सेनिक को चेक करना है, रिमूव करना है, तो आप कोगुलेशन कर सकते हैं, फिल्टरेशन कर सकते हैं और एडसॉर्प्शन कर सकते हैं। ये मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं। नालगुंडा प्रोसेस अगर हम बात करें, देख लीजिएगा, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, देख लीजिएगा आप। नालगोंडा प्रोसेस इज़ ए वाटर ट्रीटमेंट मेथड। ये एक वाटर ट्रीटमेंट का मेथड है जो एक्सेस फ्लोराइड को ग्राउंड वाटर से रिमूव करता है। इसमें क्या होता है? प्री ट्रीटमेंट होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, कोगुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन स्टेप्स। तो इसमें इतने सारे स्टेप्स हैं। पहले प्री ट्रीटमेंट होगा, है ना, फिर उसके बाद एड्सॉर्प्शन होगा, फिर इस तरह से आप बनाकर लिख सकते हैं, इस तरह से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये सारे स्टेप्स हैं इसके। द प्रोसेस यूजेस लोकली अवेलेबल एडसॉर्बेंट्स टू रिमूव फ्लोराइड आयंस। फ्लोराइड आयंस को रिमूव करने के लिए प्रोसेस जो है वो लोकली अवेलेबल एडसॉर्बेंट्स का यूज़ करती है। कोआगुलेशन एजेंट्स ऐड करे जाते हैं पार्टिकल रिमूवल के लिए, जो आर्सेनिक और फ्लोराइड के पार्टिकल हैं, जो कण हैं, उसको रिमूव करने के लिए। एंड ट्रीटेड वाटर इज़ डन। अब उसके बाद जो ट्रीटेड वाटर है उसको फिल्टर्ड करा जाता है और डिसइंफेक्टेड किया जाता है। नालगुंडा प्रोसेस हैज़ बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग फ्लोराइड लेवल्स। नालगुंडा प्रोसेस कहाँ पर क्यों यूज़फुल और सक्सेसफुल हो रही है? फ्लोराइड लेवल को रिड्यूस करने के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, और एड्रेसिंग हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, जो हेल्थ इश्यूज़ फ्लोराइड कंटामिनेशन डेंटल और स्केलेटल फ्लोराइड्स को जन्म देते हैं। अब आते हैं मिनरल रिसोर्सेज। अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। मिनरल रिसोर्सेज आर नेचुरली अकरिंग। मिनरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? वो सारे अकरिंग सब्सटेंसेज होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ की परतों में, अर्थ की सतहों में पाए जाते हैं, दैट हैव, और जिनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। दे आर एक्सट्रैक्टेड, उनको एक्सट्रैक्ट करा जाता है थ्रू माइनिंग के द्वारा। उनको माइनिंग की प्रक्रिया के द्वारा, एक्सट्रैक्ट का मतलब निकाला जाता है, दोहन करा जाता है, और इनका वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जिन इंडस्ट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इनका यूज़ करा जाता है। मिनरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल याद रखिएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। कोल, आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड और यूरेनियम सॉरी। मिनरल, ये इसका क्लासिफिकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होते हैं, एनर्जी मिनरल्स होते हैं। मेटेलिक में फेरस मिनरल्स, आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट होते हैं। नॉन फेरस की बात करें तो कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट होते हैं। प्रीशियस मेटल्स होते हैं, जिसमें आपको पता ही है, इसमें एक डायमंड भी बढ़ा लीजिएगा, है ना। नॉन मेटेलिक की बात करें तो माइका, साल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल होते हैं। और एनर्जी में आपको पता ही है, कोल एनर्जी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।
मटेरियल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं मटेरियल साइकिल की। मटेरियल साइकिल की बात करें तो मटेरियल साइकिल रेफर टू द मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स का मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन होता है थ्रू डिफरेंट और एनवायरमेंटल कंपार्टमेंट। वेरियस एनवायरमेंटल कंपार्टमेंट के माध्यम से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मूवमेंट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और एनवायरमेंटल कंपार्टमेंट में क्या है, यानी कि जैसे एटमॉस्फेयर, लैंड, वाटर बॉडीज़ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के माध्यम से जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वही मटेरियल साइकिल होता है। 3 इंपॉर्टेंट मटेरियल साइकिल हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल आर वाइटल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, और ये सपोर्ट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को। अब आगे क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स को। तो ये जो है वो इसेंशियल एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं। कंट्रोल क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? बाय मैनेजिंग ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशंस, ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन को मैनेज करके और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को गाइड करके। कार्बन साइकिल्स। कार्बन साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियंस, लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर, ओशियन, लैंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म के में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का रिसाइकलिंग और CO2 का मूवमेंट ही कार्बन साइकिल है। ये 2 मार्क्स के लिए भी देख लीजिएगा। इट बिगिंस विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये शुरू होता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से, जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स यूज़ दिस CO2। प्लांट्स जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ग्लूकोज प्रोड्यूस करने में और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में। When animal consume plants, जब एनिमल वही प्लांट्स खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो दे कंटेन कार्बन कंपाउंड्स, तो वो कार्बन कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा, यानी श्वास प्रक्रिया के द्वारा। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर्स जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं दोबारा से एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरा चक्र है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों सालों से सम कार्बन इज़ बरीड, कुछ कार्बन ख़त्म हो चुकी है, कुछ जो है वो फॉसिल फ्यूल्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जब ये फ्यूल्स बर्न होते हैं दोबारा से तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। द ओशियंस आल्सो एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। ओशियन भी एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर भी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये देखिए, ये चक्र जो है ना कार्बन साइकिल का, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। कार्बन साइकिल हेल्प्स। अब कार्बन साइकिल का यूज़ क्या है? रेगुलेट अर्थ्स क्लाइमेट। एक तो ये अर्थ की क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि फॉसिल फ्यूल का जलाना, इससे जो है कार्बन साइकिल डिसरप्ट हुआ है, डिसइंटीग्रेट हुआ है और इससे ग्लोबल वार्मिंग जन्मी है। तो एक रीज़न आ सकता है कि कार्बन साइकिल से किस तरह से अफेक्ट पड़ा है। तो कार्बन साइकिल ने अगर हम बात करें इसकी यूटिलिटी की, तो कार्बन साइकिल ने अर्थ की क्लाइमेट को रेगुलेट करा है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का जलाना, इनसे क्या हुआ है, इनसे जो है वो साइकिल डिसरप्ट हुआ है और इसने, जब ये साइकिल डिसरप्ट हो गया तो इसी कारण से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग आई, क्लाइमेट चेंज हुआ, ये सब। नाइट्रोजन साइकिल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कन्वर्जन एंड मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन वेरियस फॉर्म्स। उसमें कन्वर्जन और मूवमेंट इसका होता था, आप देख लीजिए, इसमें क्या होता था, मूवमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ है,
इसमें हुआ है कन्वर्जन हुआ है, यानी कि बदला, चेंजिंग हुई है, और मूवमेंट हुआ है किसका, नाइट्रोजन का, बहुत सारी फॉर्म्स में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बायोस्फेयर में और जियोस्फेयर में। इट बिगिंस विद नाइट्रोजन गैस। इसमें क्या होता है, ये शुरू होता है नाइट्रोजन गैस से एटमॉस्फेयर में, जो नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाती है यूजेबल फॉर्म्स में, किसकी प्रक्रिया के माध्यम से, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, स्पेसिफिक बैक्टीरिया द्वारा। These forms such as अमोनिया एंड नाइट्रेट, ये जो फॉर्म्स हैं जैसे कि अमोनिया है, नाइट्रेट है, ये प्लांट्स द्वारा ले ली जाती हैं और इनकॉर्पोरेटेड बाय इनटू देयर इश्यूज, और इनका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है इश्यूज में, उनके इश्यूज में, यानी कि ये जो फॉर्म्स हैं जैसे कि अमोनिया और नाइट्रेट, ये प्लांट्स द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं और प्लांट्स के टिश्यूज़ में इनका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, तो डिकम्पोजर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में ब्रेक हो जाते हैं इनटू अमोनिया, और ये अमोनिया में बदल जाते हैं अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा। नाइट्रिफिकेशन अकर्स व्हेन बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट। नाइट्रिफिकेशन कब होता है, जब बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, और उसके बाद देन इनटू नाइट्रेट व्हेन बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया, जब बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन इनटू नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो अकर होती है, कब होती है, जब बैक्टीरिया अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में और जो उसके बाद नाइट्रेट में। तो पहले तो नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सर्टेन बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रेट में को कन्वर्ट करते हैं दोबारा से नाइट्रोजन गैस में, जो एटमॉस्फेयर में दोबारा से वापस आ जाती है। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आप देखेंगे तो आप बना भी पाएंगे, बहुत आसान है, और जब ये बनाएंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि फर्टिलाइजर्स का यूज़, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ने क्या करा है, नाइट्रोजन साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया है, और नाइट्रोजन साइकिल के डिस्टर्ब होने से एनवायरमेंटल इश्यूज अराइज हुए हैं जैसे कि वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। तो नाइट्रोजन साइकिल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये देखिए कॉन्सिक्वेंसेस में आ सकता है या फिर अफेक्ट्स, ठीक है। अब आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज जैसा कि पहले ही बताया था, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल की बात करें तो ये वो ट्रेडिशनल, परंपरागत सोर्सेज हैं एनर्जी के, दैट हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय से वाइडली, बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ किए जा रहे हैं। टिपिकली नॉन रिन्यूएबल हैं, और इसमें क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है। ये नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो फाइनाइट हैं, यानी कि सीमित हैं, लिमिटेड हैं। सीमित का मतलब है लिमिटेड है, और एंड विल इवेंचुअली बी डिप्लेटेड, और ख़त्म हो जाएंगे। दे हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इनके सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं जैसे कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन और पोल्यूशन। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो ये अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं, अल्टरनेटिव्स हैं कन्वेंशनल सोर्सेज का, यानी कि जहाँ पर हमें कन्वेंशनल सोर्सेज के स्थान पर हम ये वाले सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल भी हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हैं, दोनों हो सकते हैं। स्पेसिफिक रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़, इनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और रिसोर्सेज हैं that are not as widely used or established as conventional resources. नॉन कन्वेंशनल जो हैं वो रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। इनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और रिसोर्सेज हैं। एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल आर डिराइव्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड कैन बी सस्टेन्ड ओवर लॉन्ग पीरियड्स। रिन्यूएबल की बात करें तो ये जो है वो सस्टेन्ड है, बहुत लंबे पीरियड्स से बने हुए हैं। इनमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, बायोमास एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। ये सस्टेनेबल हैं और सतत हैं। मिनिमल, इनका बहुत ही कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। मिनिमल का मतलब है बहुत ही कम, बहुत ही कम।
ये एक क्लीनर और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का। नॉन रिन्यूएबल जो है फाइनाइट है, सीमित है, कैन नॉट बी replenished within a human लाइफ स्पैन। दे इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स, इसमें फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल। तो ये रिप्लेनाइज्ड नहीं हो सकते हैं और ये रिप्लेनाइज्ड हो सकते हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ, इन रिसोर्सेज को बनने में, फॉर्म होने में टाइम लगता है। कितना टाइम? मिलियन ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल लग जाते हैं। और कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड ऑफ वंस डिप्लीटेड। अगर ये एक बार डिप्लीट हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, क्षय हो जाए इनका, तो ये आसानी से इनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। जैसे ऑयल का कहाँ मिल पाएगा, डीजल का कहाँ मिल पाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन। लेकिन अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो ये एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। एनर्जी रिसोर्सेज का ये चार्ट है, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, और ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। सोलर एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट आ सकता है। बहरहाल तो इस यूनिट में आपका जो है मिनरल वाला भी अच्छा है। 7 मार्क्स में अगर बात करें तो वाटर वाला अच्छा है क्वेश्चन। सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन्स रेडिएशन। सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? सन की रेडिएशन से आती है, सूरज की रेडिएशन से आती है। एक क्लीन और एबिडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एबिडेंट का मतलब जो ये प्रचुर मात्रा में, मतलब ये सफिशिएंट है, ये हार्नेस नहीं हो सकती, कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म्स। इसका कन्वर्जन यूजेबल फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट करने में। सोलर एनर्जी कैप्चर कर ली जाती है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से, जिसमें सोलर पैनल यानी फोटोवोल्टेइक सेल्स आते हैं, पीवी सेल्स, और सोलर थर्मल सिस्टम्स आते हैं। तो सोलर थर्मल सिस्टम के द्वारा या फिर पीवी सेल्स के द्वारा हम इसको, इस एनर्जी को, इस सन की रेडिएशन वाली एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, और इसका यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट में होता है। फोटोवोल्टेइक सेल क्या होता है? ये 2 मार्क्स के लिए अच्छा है। सोलर सेल इज़ ए डिवाइस, सोलर सेल एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में। किसके माध्यम से? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के माध्यम से। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट एक ऐसी फिनोमेना है, एक ऐसी घटना है जहाँ पर सर्टेन मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर, जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पर सर्टेन मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर जो है वो एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इनको लाइट का एक्सपोज मिलता है। व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इनको हम लाइट का एक्सपोजर देते हैं। व्हेन सनलाइट हिट्स द सरफेस ऑफ द सेल, जब सनलाइट जो है वो सेल के सरफेस को पर पड़ती है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल विद इन एब्जॉर्ब्स फोटोन्स causing the release of electrons and the creation of electron hole pairs। जब सनलाइट जो है वो सेल की सरफेस पर पड़ती है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है विद इन एब्जॉर्ब्स फोटोन्स, जो एब्जॉर्ब्स फोटोन्स में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज के कारण से और इलेक्ट्रॉन होल के पेयर के क्रिएशन से ये रिलीज़ होते हैं। पीवी सेल का देखिए इन्होंने बना के दिया है, काफ़ी अच्छा सा देख लीजिएगा। Due to the internal electric field created by p-n junction, electric current generate। सोलर एयर हीटर, सोलर एयर हीटर एक डिवाइस है जो, ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। अब आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पर अगर आपको पढ़ना है तो मैंने जो पेपर सॉल्व करा है उसमें बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बहरहाल हम यहाँ देख लेते हैं। वाइड स्प्रेड रिमूवल ऑफ ट्रीज़, जब हम बहुत बड़ी मात्रा में ट्रीज़ का रिमूवल करते हैं, वेजिटेशन का रिमूवल करते हैं फॉरेस्ट से या वुडेड एरियाज से, तो उसी को डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। प्राइमरली ड्राइवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये प्राइमरली क्यों होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे एनवायरनमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट आए हैं।
अगर हम एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन ने ही देखिए बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया है। मैं आपको वैसे भी बता दूं, क्लाइमेट चेंज ये है ना, अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की तो ये, अगर हम बात करें फ्लड्स की तो ये, अगर हम बात करें सॉइल इरोजन की तो ये भी जो है इसी में आता है। तो एनवायरनमेंटल इफ़ेक्ट की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन का रिज़ल्ट हुआ कि इसने फॉरेस्ट इकोसिस्टम का लॉस करा, और इसने क्या करा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, इसने जो जंगली वाइल्ड लाइफ थी उसके हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन करा। प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ को विलुप्त करने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो भी इसके कारण से हुआ। इट डिस्टर्ब्ड द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, इसने इकोसिस्टम के बैलेंस को डिस्टर्ब करा, डिसइंटीग्रेट करा, नीचे गिराया, और इसने बायोडाइवर्सिटी के लॉस में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एक्ट एज कार्बन सिंक्स, फॉरेस्ट जो है वो कार्बन सिंक्स के एक्ट के रूप में काम करते हैं। एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, और ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। लेकिन जब फॉरेस्ट ही क्लियर हो जाएंगे तो क्या होगा, स्टोर्ड कार्बन जो है वो रिलीज़ होता जाएगा एटमॉस्फेयर में दोबारा से, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में अपना योगदान देगा, और इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होगा। सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन जो हुआ वो भी इसके कारण से हुआ। सॉइल की जो डिग्रेडेशन हुई वो भी इसी के कारण से हुई। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आता है कि हमारा जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और जो हमारे पीपल हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंड थे अपनी लिवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए, उनको भी अफेक्ट हुआ है, और ट्रेडिशनल नॉलेज का लॉस हुआ है। कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत का लॉस हुआ है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जो हमारी फॉरेस्ट रिसोर्सेज से टाई थी, बंधी हुई थी, उनका भी नाश हुआ है। डिफॉरेस्टेशन को टैकल करने के लिए हमें सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करना होगा, कंजर्वेशन करना होगा। रिफॉरेस्टेशन, देखिए डिफॉरेस्टेशन का एक इलाज है सिर्फ और सिर्फ रिफॉरेस्टेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस करनी होंगी, और प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करना होगा। अगर हमने ये नहीं करा तो हमारी प्लानेट की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर अफेक्ट पड़ेगा, और ह्यूमन वेल बीइंग पर अफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा यूनिट था, और फिर से एक बार आपको मैं बता दूं, यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए मैंने यहाँ पर आराम से समझा ही दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आप 2023 का सोल्यूशन देख लीजिएगा, और बाकी हम आपको एक सैम्पल पेपर भी 2-3 दे देंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अपने एग्ज़ाम में अपीयर होना। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।